सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 4/10/2020 का हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1. परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। 2. श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। 3. उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी सन्यासियों को परिव्राजक कहते थे। श्रमण जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को कहा जाता था। श्रमण वो जो श्रम द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को मानता हो और जिसके लिए व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की नहीं श्रम की आवश्यकता है। उपासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 तरह के थे, पहले भिक्षु और दूसरे उपासक। भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत करता था और उपासक गृहस्थ जीवन। गृहस्थ बौद्ध पुरुष उपासक कहलाता था तथा बौद्ध गृहस्थ नारी को उपासिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। 2. हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। 3. सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। 4. भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। हाथी समूह में रहने वाले प्राणी हैं। इनके समूह का नेतृत्व वरीय हथिनी करती है। उसके अनुभव और ज्ञान से ही समूह या झुंड संचालित होता है। मादा हथिनी लगभग 50 वर्ष की आयु तक प्रजनन कर सकती है। हाथी का प्रजनन काल सभी जानवरों से अधिक होता है। मादा हाथी द्वारा भ्रूण धारण के लगभग 22 महीने बाद बच्चे को जन्म दिया जाता है। अगस्त 2017 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 दर्ज की गई। इसमें हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है, जहां इनकी संख्या 6,049 थी। इसके बाद असम 5,719 हाथियों के बाद दूसरे और केरल, जहां 3,054 हाथी मिले, तीसरे स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? 1. नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान। 2. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। 3. सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। 4. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव कावेरी नदी बेसिन में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट की तलहटी से लेकर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में केरल राज्य तक कावेरी बेसिन में फैला हुआ है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्माम जिले में गोदावरी बेसिन में 1012.86 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रश्न संख्या 4। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ
कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनिवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या हैं? विकल्प ए पक्षी, विकल्प बी प्राइमेट, विकल्प सी सरीसृप, विकल्प डी उभयचर। सही उत्तर है विकल्प ए पक्षी। प्रश्न संख्या 5। भारतीय अनूप मृग अर्थात बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? विकल्प ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, विकल्प डी ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। सही उत्तर है विकल्प ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर की व्याख्या। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग दुर्लभ तथा विलुप्त हो चुका बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो संपूर्ण विश्व में और कहीं नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 6। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? 1. आधार सड़क के निर्माण के लिए, 2. कृषि मृदा के सुधार के लिए, 3. सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। इस्पात स्लैग सीमेंट के उत्पादन के लिए, आधार सड़क के निर्माण के लिए और कृषि मृदा के सुधार के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? 1. अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, 2. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, 3. किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, 4. मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा अन्य हिमालयी क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा सिक्किम में भी पाया जाता है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, मुख्यतः कस्तूरी मृग के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे कि इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सके। गंगोत्री नेशनल पार्क वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 8। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? 1. ताम्र स्लैग, 2. शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, 3. जियो टेक्सटाइल्स, 4. उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, 5. पोर्टलैंड सीमेंट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 4 और 5, विकल्प डी केवल 1 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। कार्बन पदचिह्न को घटाने, पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण सड़क निर्माण में ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी तथा जियो टेक्सटाइल्स को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। 2. कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।
3 भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। फ्लाई ऐश एक खतरनाक प्रदूषक है जिसमें अम्लीय, विषाक्त और रेडियोधर्मी पदार्थ तक होते हैं। इस राख में न सिर्फ सीसा, आर्सेनिक, पारा और कैडमियम जैसे तत्व होते हैं। कोयले के दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन जैसे विषाक्त गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल की जल की मात्रा से मिलकर अम्ल का निर्माण करती हैं। चूंकि भारतीय कोयले में राख की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए राख की मात्रा को कुछ हद तक कम करने के लिए उसकी धुलाई करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 10। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? 1. बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2. जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। 3. जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वो उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। बायोचार उच्च कार्बन युक्त ठोस पदार्थ एवं प्रभावशाली उर्वरक हैं, जो कि अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थों की पाइरोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति बायोचार के द्वारा अलग अलग प्रकार से बढ़ती है। बायोचार का उपयोग मृदा में मृदा उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित हो चुका है। प्रश्न संख्या 11। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? 1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। 2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। 3. सामाजिक पूंजी विकास। 4. कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। 5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। 6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 5, विकल्प बी केवल 1, 3, 4 और 5, विकल्प सी केवल 2, 3 और 6, विकल्प डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2, 3 और 6। उत्तर की व्याख्या। सभी फसलों के कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करने तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी किए जाने पर किसी प्रकार की पूंजीगत आस्ति का सृजन नहीं होता, इसलिए इन्हें सार्वजनिक निवेश नहीं माना जा सकता। अन्य मदें सार्वजनिक निवेश की श्रेणी में आती हैं। प्रश्न संख्या 12। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात अर्थात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? 1. ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। 2. ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। 3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए
केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर कर एवं ब्याज भुगतान से पूर्व अर्जित आय बटे ब्याज का भुगतान। इस सूचक से किसी भी फर्म द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने की वर्तमान तथा भावी क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। पृष्ठ संख्या 105। प्रश्न संख्या 13। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य प्रभावित कर रही थीं? 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2. सरकार द्वारा व्यापार करना। 3. सरकार द्वारा भंडारण करना। 4. उपभोक्ता सहायिकियां अर्थात सब्सिडीज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4। विकल्प बी केवल 1, 3 और 4। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चावल की खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की आपूर्ति, चावल का बफर स्टॉक बनाना तथा खाद्य सब्सिडी देने से चावल के मूल्य प्रभावित हुए हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। 2. भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार कपड़े और कपड़े से बने चीजों का व्यापार प्रमुख है। 3. पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 2। विकल्प सी केवल 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये सतत वृद्धि नहीं है। 2010 से 11 में 4008 मिलियन डॉलर, 2011-12 में 5011 मिलियन डॉलर, 2012-13 में 4610 मिलियन डॉलर, 2013-14 में 5201 मिलियन डॉलर, 2014-15 में 7460 मिलियन डॉलर, 2015-16 में 6053 मिलियन डॉलर, 2016-17 में 4615 मिलियन डॉलर, 2017-18 में 5190 मिलियन डॉलर, 2018-19 में 6198 मिलियन डॉलर तथा 2019-20 में 4725 मिलियन डॉलर है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार बांग्लादेश रहा है, न कि चीन। कपड़े और कपड़े से बनी चीजें व्यापार और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार भी एक प्रमुख मद हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? विकल्प ए अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड। विकल्प सी ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम। विकल्प डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है विकल्प ए अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। उत्तर की व्याख्या। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। प्रश्न संख्या 16। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 1. फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। 2. कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। 3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। 4. फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। 5. परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 5। विकल्प बी केवल 1, 3 और 4। विकल्प सी केवल 2, 3, 4 और 5। विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवारों की उपयोग आवश्यकताओं के लिए तथा फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फसली ऋण, कृषि विपणन हेतु ऋण, कृषि एवं सहायक क्रियाओं की निवेश आवश्यकताओं के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। 2. WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 2। विकल्प सी केवल 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। खाद्य वस्तुओं के लिए भारांकन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 54.18% तथा थोक मूल्य सूचकांक में 15.26% है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को भी शामिल नहीं किया जाता। RBI ने नीतिगत दरों में परिवर्तन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रश्न में एक सूची दी गई है। सूची के एक ओर नदी व दूसरी ओर वो जिस सागर में जाकर मिलती है उनका नाम दिए गए हैं। नदी 1 मैकोंग में जाकर मिलती है अंडमान सागर। नदी 2 थेम्स में जाकर मिलती है आयरिश सागर। नदी 3 वोल्गा में जाकर मिलती है कैस्पियन सागर। नदी 4 जम्बेजी में जाकर मिलती है हिंद महासागर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा यह से सही सुमेलित है? विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 3। विकल्प सी केवल 3 और 4। विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3 और 4। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण अर्थात खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। 2. अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1। विकल्प बी केवल 2। विकल्प सी 1 और 2 दोनों। विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर की व्याख्या। कोई भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों, दलहनों एवं तिलहनों की असीमित खरीद नहीं करता। देश में
भारत सरकार द्वारा सारे देश के लिए 22 कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए नहीं। प्रश्न संख्या 20। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वाणिज्यिक पत्र अर्थात कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। 2. जमा प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। 3. शीघ्रावधि द्रव्य अर्थात कॉल मनी अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। 4. शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 21। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? विकल्प ए उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। विकल्प बी ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। विकल्प सी ये एक आनुवांशिकतः रूपांतरित फसली पौधा है। विकल्प डी ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। सही उत्तर है विकल्प ए उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 22। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? विकल्प ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, विकल्प बी शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, विकल्प सी उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, विकल्प डी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। सही उत्तर है विकल्प ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। प्रश्न संख्या 23। कृषि में शून्य जुताई का या के क्या है? 1. पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना की बुआई संभव है। 2. चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। 3. मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। जीरो टिलेज गेहूं की बुआई की एक बहुउपयोगी और लाभकारी तकनीक है। धान की फसल कटाई के उपरांत उसी खेत में बिना जुताई किए जीरो टिलेज कम फरट्री ड्रिल मशीन द्वारा गेहूं की बुआई करने को जीरो टिल तकनीक कहते हैं। धान की कटाई के तुरंत बाद मिट्टी व समुचित नमी रहने पर इस विधि से गेहूं की बुआई कर देने से फसल अवधि में 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाता है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। इस विधि से गेहूं की बुआई करने से खेत में जमने वाले फ्लेरिस माइनर हानिकारक खरपतवार का प्रयोग 25 से 35% कम होता है। गेहूं और खाद खेत में एक साथ गिरते हैं। मिट्टी जुताई न होने के कारण मिट्टी नमी संरक्षित होती है। प्रश्न संख्या 24। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 1. कसावा, 2. क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, 3. मूंगफली के बीज, 4. कुल्थी, 5. सड़ा आलू, 6. चुकंदर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2, 5 और 6, विकल्प बी केवल 1, 3, 4 और 6, विकल्प सी केवल 2, 3, 4 और 5, विकल्प डी 1, 2, 3, 4,
5 और 6। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 2, 5 और 6। पृष्ठ संख्या 106। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? विकल्प ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। विकल्प बी, किसी देश के जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। विकल्प सी, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। विकल्प डी, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पद चिन्ह। सही उत्तर है विकल्प ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। उत्तर की व्याख्या। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति कार्बन के सामाजिक मूल्य का पूर्ण रूप से वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 26। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उड़द की खेती रबी और खरीफ दोनों फसलों में की जा सकती है। 2. कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग मूंग का होता है। 3. पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दाल उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 2। विकल्प डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। उत्तर की व्याख्या। उड़द की खेती रबी और खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। दालों के कुल उत्पादन में मूंग का हिस्सा लगभग 10.6% है। विगत 3 दशकों में रबी की दालों का उत्पादन हिस्सा बढ़ गया है। प्रश्न संख्या 27। ये फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प ए, कपास। विकल्प बी, जूट। विकल्प सी, गन्ना। विकल्प डी, चाय। सही उत्तर है विकल्प ए, कपास। उत्तर की व्याख्या। कपास के पौधे के लिए उच्च तापमान साधारणतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता पड़ती है, किंतु ये 40 डिग्री तक की गर्मी में भी पैदा किया जा सकता है। पाला अथवा ओला इसकी फसल के लिए घातक है। प्रश्न संख्या 28। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी अर्थात सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। 2. सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। प्रश्न संख्या 29। भारत में गन्ने की खेती के वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। 2. जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। 3. खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। 4. गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। बर्ड चिप गन्ना नर्सरी विधि में बर्ड चिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है तथा फिर पौध को मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 30। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों का पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? 1. फसल विविध रूपण, 2. शिंब आधिक्य अर्थात लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, 3. टेंसियोमीटर का प्रयोग, 4. ऊर्ध्वाधर कृषि अर्थात वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 31। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? विकल्प ए ये मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजी साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। विकल्प बी ये मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। विकल्प सी ये ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। विकल्प डी ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। सही उत्तर है विकल्प बी ये मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। उत्तर की व्याख्या। यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, जिससे कि वो कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। एफडीआई किसी देश की अर्थव्यवस्था को समुचित स्थिरता प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 32। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 1. भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। 2. भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों, मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। 3. भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। 4. भारत को कुल मिलाकर व्यापार अथवा चालू खाते का घाटा हो रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 33। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? विकल्प ए कच्चे तेल की, विकल्प बी बहुमूल्य धातु की, विकल्प सी दुर्बल मृदा तत्वों की, विकल्प डी यूरेनियम की। सही उत्तर है विकल्प ए कच्चे तेल की। प्रश्न संख्या 34। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्तीय ऋण में शामिल है? 1. परिवारों का बकाया गृह ऋण, 2. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, 3. राजकोष बिल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 35। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? विकल्प ए कुछ
यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। विकल्प बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। विकल्प सी, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। विकल्प डी, कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। सही उत्तर है विकल्प बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। प्रश्न संख्या 36, व्यापार संबंधित निवेश उपायों अर्थात ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 1. विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। 2. ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। 3. ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। पृष्ठ संख्या 107। प्रश्न संख्या 37, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वो निम्नलिखित में से नहीं करेगा। 1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर अनुकूलित करना। 2. सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। 3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। उत्तर की व्याख्या, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाने से संकुचनवादी मौद्रिक नीति को बढ़ावा मिलता है। वैधानिक तरलता अनुपात बैंक दर तथा रेपो दर को घटाकर बैंकों को अधिक नकदी नीची लागत पर प्राप्त होती है, जिससे वे अधिक उदारता से ऋण दे पाते हैं। प्रश्न संख्या 38, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारत अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। 2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। 4. ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 3 और 4। विकल्प सी, केवल 3। विकल्प डी, केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 3 और 4। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। 2. डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। प्रश्न संख्या 40, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? 1. यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः संचालित करने में लगने वाली लागत। 2. यदि ये प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर
कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। 3. यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। 4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4, विकल्प बी केवल 1, 3 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। साइबर इंश्योरेंस प्लान में अमूमन कुछ खास बातें होती हैं जो निम्नलिखित हैं। ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग के चलते वित्तीय नुकसान, बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या ई वॉलेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी, गोपनीयता पर हमले के कारण प्रतिष्ठिता को पहुंचा नुकसान, पहचान की चोरी के बाद अभियोजन लागत से जुड़े नुकसान और खर्च, मालवेयर की एंट्री से डेटा या कंप्यूटर प्रोग्राम को पहुंचे नुकसान के बाद इन्हें वापस इंस्टॉल करने पर होने वाले खर्च, परामर्श सेवाओं पर किए गए खर्च, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंचने के खर्च। प्रश्न संख्या 41। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? 1. सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव। 2. रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। 3. पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। 4. रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। फर्टिगेशन दो शब्दों फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक और इरिगेशन अर्थात सिंचाई से मिलकर बना है। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचना फर्टिगेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। 1. बेंटोनाइट, 2. क्रोमाइट, 3. काइनाइट, 4. सिलिमेनाइट। भारत में उपर्युक्त में से कौन सा यह से आधिकारिक रूप नामित प्रमुख खनिज है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। बेंटोनाइट अवशोषक मिट्टी का एक प्रकार है जो आमतौर पर ज्वालामुखीय राख से परिष्कृत होता है। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट भारत में आधिकारिक रूप से प्रमुख खनिज हैं। प्रश्न संख्या 43। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 1. OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। 2. OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे ये निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा तक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 44। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य
बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। 2. अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। 3. सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वो तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 45। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. ये 2 जिलों में विस्तृत है। 2. उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। 3. ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। यह क्षेत्र रेगिस्तान के प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिरैया जो कि एक शानदार पक्षी है, यहाँ अपेक्षाकृत अच्छी संख्या में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 46। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? विकल्प ए अक्साई चिन के पूर्व में, विकल्प बी लेह के पूर्व में, विकल्प सी गिलगिट के उत्तर में, विकल्प डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। सही उत्तर है विकल्प डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। उत्तर की व्याख्या। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। सियाचिन ग्लेशियर का मध्य भाग एक विशाल हिम क्षेत्र है। ये नुब्रा घाटी में स्थित है। लद्दाख, बाल्टोरो, बियाफो, बटुरा, हिसपुर इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। प्रश्न संख्या 47। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रश्न में एक सूची दी गई है। सूची के एक ओर प्रसिद्ध स्थल व दूसरी ओर उनके राज्य दिए गए हैं। सूची इस प्रकार है। प्रसिद्ध स्थल 1 भीलसा, वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध स्थल 2 द्वार समुद्र, वर्तमान राज्य महाराष्ट्र। प्रसिद्ध स्थल 3 गिरिनगर, वर्तमान राज्य गुजरात। प्रसिद्ध स्थल 4 स्थानेश्वर, वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण अर्थात CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अर्थात ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण अर्थात क्रिटिकल वर्गीकृत किया है। 2. CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। 3. विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। पृष्ठ संख्या 108। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1.
जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में है। 2. केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। 3. चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित या बहने वाली हवाएं हैं। इनके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है। जेट स्ट्रीम धरातल से ऊपर यानी 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप में चलने वाली एक वायुधारा है। चक्रवात की आंख अर्थात आई ऑफ स्टॉर्म से तात्पर्य है किसी चक्रवात का बिल्कुल भीतरी भाग। चक्रवात के इस स्थान पर वायुदाब निम्न रहता है, वायु शांत रहती है और बहुत धीमी गति से बहती है। चक्रवात की आंख का व्यास आमतौर से 15 से 30 किलोमीटर तक होता है। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? विकल्प ए कॉर्बेट, विकल्प बी रणथंबोर, विकल्प सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम, विकल्प डी सुंदरबन। सही उत्तर है विकल्प सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। 2. राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। 3. आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 4. आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 4, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। आधार मेटाडेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDA के अनुसार बीमा उत्पादों को खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं है। जहां तक KYC का प्रश्न है, बीमा नियोक्ता पैन अर्थात पैन या फॉर्म 60 मांग सकते हैं। प्रश्न संख्या 52। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? विकल्प ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, विकल्प बी संविधान में संशोधन करने के विषय में, विकल्प सी सरकार को हटाने के विषय में, विकल्प डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। सही उत्तर है विकल्प बी संविधान में संशोधन करने के विषय में। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 53। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अर्थात MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? 1. MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। 2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। 3. MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता। 4.
कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? विकल्प ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, विकल्प बी स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, विकल्प डी समता का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प डी समता का अधिकार। प्रश्न संख्या 55। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? विकल्प ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, विकल्प बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, विकल्प सी 7वीं अनुसूची द्वारा, विकल्प डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। सही उत्तर है विकल्प बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान के वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 56। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। ये पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प ए चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, विकल्प बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 1 के कारण, विकल्प सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, विकल्प डी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। सही उत्तर है विकल्प डी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। उत्तर की व्याख्या। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न संख्या 57। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? विकल्प ए विधानमंडल द्वारा सरकार, विकल्प बी लोकप्रिय सरकार, विकल्प सी बहुदलीय सरकार, विकल्प डी सीमित सरकार। सही उत्तर है विकल्प डी सीमित सरकार। उत्तर की व्याख्या। एक संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार से है, क्योंकि संविधान द्वारा सरकार को सीमित अधिकार दिए गए हैं तथा सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही कार्य कर सकती है, उससे इतर नहीं। प्रश्न संख्या 58। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यसे भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? 1 उद्देशिका, 2 राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 3 मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 59। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक प्रदान करते हैं? 1 रुपये 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 रुपये 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 रुपये 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रश्न में एक सूची दी गई है। सूची के एक ओर अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन दिए गए हैं व दूसरी ओर विषय दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन 1 अल्मा आटा घोषणा। विषय लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन 2 हेग समझौता। विषय जैविक एवं रासायनिक शस्त्र। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन 3 तलानोआ संवाद। विषय वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन 4 अंडर 2 गठबंधन। विषय बाल अधिकार। उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। हेग समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ऐसे बच्चों की त्वरित वापसी सुनिश्चित करती है जिनका अपहरण कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित किया गया है जहां वे रहने के अभ्यस्त हैं। अंडर 2 गठबंधन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 61। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1 औरंग राजकोष का प्रभारी। 2 बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। 3 मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके कर्मचारियों के वाणिज्यिक कार्यकलापों को क्रियान्वित करने वाला भारतीय एजेंट था। मिरासीदार दक्षिण भारत की कृषि व्यवस्था में राज्य द्वारा नामित राजस्वदाता होते थे तथा ये ब्राह्मण भूमि मालिक अथवा विल्लाल वर्ग से होते थे। औरंग एक फारसी शब्द है तथा ये ऐसा गोदाम था जहां 404 वस्तुएं बिक्री से पूर्व रखी जाती थीं। पृष्ठ संख्या 109। प्रश्न संख्या 62। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। 2 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? विकल्प ए भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, विकल्प बी भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, विकल्प सी देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं, विकल्प डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। सही उत्तर है विकल्प ए भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। उत्तर की व्याख्या। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 1830 के दशक में भारत में बहुतायत में सस्ती मशीन निर्मित वस्तुओं से बाजार पट गया, जिससे
भारतीय दस्तकारी उद्योगों पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि वे बंदी के कगार पर आ गए। प्रश्न संख्या 64। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। 2. महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। 3. परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। 4. गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कालानुक्रम क्या है? विकल्प ए 2143, विकल्प बी 3142, विकल्प सी 2413, विकल्प डी 3412। सही उत्तर है विकल्प सी 2413। उत्तर की व्याख्या। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। पाल शासक गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी। राजा भोज परमार 836 से 885 ईस्वी। परांतक चोल 907 से 953 ईस्वी। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडे के स्वरूप की परिभाषा बताता है? विकल्प ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। विकल्प बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही। विकल्प सी विनिमय पत्र। विकल्प डी सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। सही उत्तर है विकल्प ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। प्रश्न संख्या 66। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। 2. इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। 3. देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। महाराष्ट्र में सखाराम गणेश दाउस्कर 1869 से 912 ने रानाडे एवं दादाभाई नौरोजी के स्वदेशी विचार को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 1904 में देशेर कथा अर्थात राष्ट्र की कथा या देश की कथा नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों एवं लोकगीतों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य को उसकी सम्मोहक विजय के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी। इस पुस्तक में दाउस्कर ने देश शब्द का प्रयोग राष्ट्र के रूप में किया है, न कि बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में। प्रश्न संख्या 67। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? 1. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। 2. असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। 3. पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। 4. केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1, 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 68। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्टाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विकल्प ए गोपाल बाबा वलंगकर, विकल्प बी ज्योतिबा फुले, विकल्प सी मोहनदास करमचंद गांधी, विकल्प डी भीमराव रामजी अंबेडकर। सही उत्तर है विकल्प ए गोपाल बाबा वलंगकर।
उत्तर की व्याख्या। 1888 में गोपाल बाबा वलंगकर ने अस्पृश्य समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से विटाल विध्वंसक नामक पुस्तक प्रकाशित की। प्रश्न संख्या 69। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? विकल्प ए भूमाप, विकल्प बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, विकल्प सी नगर की भूमि का वर्गीकरण, विकल्प डी धार्मिक अनुष्ठान। सही उत्तर है विकल्प ए भूमाप। उत्तर की व्याख्या। गुप्त काल में भूमाप से संबंधित निवर्तन, पाटक, नड़, कुल्यवाप, द्रोणवाप एवं आड़वाप नामक इकाइयां प्रचलन में थीं। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। विकल्प ए अशोक, विकल्प बी समुद्रगुप्त, विकल्प सी हर्षवर्धन, विकल्प डी कृष्णदेवराय। सही उत्तर है विकल्प ए अशोक। प्रश्न संख्या 71। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें विकल्प ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, विकल्प बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, विकल्प सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, विकल्प डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। सही उत्तर है विकल्प बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। उत्तर की व्याख्या। संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार में सरकार कार्यपालिका के माध्यम से अपनी नीतियों का कार्यान्वयन करती है तथा वो अपनी नीतियों एवं कार्यकलापों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में यदि सरकार अपने कर्तव्य पालन में विफल रहती है तो संसद द्वारा सरकार को हटाया भी जा सकता है। प्रश्न संख्या 72। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? विकल्प ए राज्य की नीति के निदेशक तत्व, विकल्प बी मूल अधिकार, विकल्प सी उद्देशिका, विकल्प डी 7वीं अनुसूची। सही उत्तर है विकल्प ए राज्य की नीति के निदेशक तत्व। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। उत्तर की व्याख्या। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय बेंच ने संविधान के मूल ढांचे को व्याख्यापित नहीं किया, अपितु मूल ढांचे का आधार निर्देशित किया। न्यायालय के अनुसार संघवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र मूल ढांचे के मुख्य आधार हैं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयों की वो शक्ति है जिसके द्वारा वे विधान मंडलों के कानून तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकती है। यदि वो नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करती है तो न्यायालय उनको शून्य घोषित कर सकता है, अर्थात भारत में न्यायिक पुनरावलोकन नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 74। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सामान्य सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प ए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज,
विकल्प बी वर्ग संघर्ष, विकल्प सी निजी संपत्ति की समाप्ति, विकल्प डी आर्थिक नियतिवाद। सही उत्तर है विकल्प ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। उत्तर की व्याख्या। गांधी जी एवं मार्क्स दोनों राज्य द्वारा नागरिकों के विकास के संदर्भ में राज्य विहीन राज्य की संकल्पना करते हैं। इस बारे में गांधीवाद एवं मार्क्सवाद अराजकतावादी माना जाता है। प्रश्न संख्या 75। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? विकल्प ए संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, विकल्प बी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, विकल्प सी राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, विकल्प डी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। सही उत्तर है विकल्प डी लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। प्रश्न संख्या 76। भारत के संविधान की उद्देशिका। विकल्प ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक नहीं रखती, विकल्प बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक भी नहीं रखती, विकल्प सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, विकल्प डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सही उत्तर है विकल्प डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। पृष्ठ संख्या 110। प्रश्न संख्या 77। स्वर्ण ट्रांश अर्थात रिजर्व ट्रांश निर्दिष्ट करता है। विकल्प ए विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, विकल्प बी केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, विकल्प सी WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, विकल्प डी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। सही उत्तर है विकल्प डी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। प्रश्न संख्या 78। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। 2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3. इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्थ हो जाता है, भले ही वो कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या अधिक के कारावास के लिए दंडित होता है तो वो सजा सुनाए जाने की अवधि से 6 वर्ष की अवधि तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत अर्थात आह्वान कर सकता है। 2. भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 3. 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 81। कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 2. इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। 3. इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। 4. कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। कार्बन नैनो ट्यूब्स जैव निम्नीकरणीय होती हैं और विकल्पों में दिए गए सभी उद्देश्यों में इसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। 1. खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। 2. सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। 3. डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। ड्रोन के अनगिनत उपयोग हैं। विकल्पों में दिए गए सभी कार्यों में इसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 83। ये प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। प्रयोग किसे संदर्भित करता है? विकल्प ए वाइजर 2, विकल्प बी न्यू हॉराइजन्स, विकल्प सी लीजा पाथफाइंडर, विकल्प डी इवॉल्व्ड लीसा। सही उत्तर है विकल्प सी लीसा पाथफाइंडर। उत्तर की व्याख्या। लीसा पाथफाइंडर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक अंतरिक्ष मिशन है जो 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था तथा ये मिशन 30 जून 2017 को समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2. व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। 3.
मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 85। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? 1. ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। 2. उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं हैं। 3. इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं अर्थात एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के कई गंभीर एलर्जिक प्रभाव दिखाई दिए हैं। कई मामलों में इस वैक्सीन द्वारा मरीज को गंभीर नुकसान हुआ है। इस वैक्सीन द्वारा हालांकि जान जाने की संभावना बहुत कम है। प्रश्न संख्या 86। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, विकल्प बी खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, विकल्प सी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, विकल्प डी दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। सही उत्तर है विकल्प ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। उत्तर की व्याख्या। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल एवं आधारभूत सुरक्षा संरचना के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है। ये तकनीक सर्वर और उपभोक्ता के बीच हुए संवाद को साइबर सुरक्षा देती है। ये दो भिन्न क्रिप्टोग्राफिक अर्थात पब्लिक की एवं प्राइवेट की के बीच कार्य करती है। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही हैं? 1. पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। 2. पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। 3. परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। पृष्ठ संख्या 111। प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? 1. स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, 2. तंबाकू का धुआं, 3. लकड़ी का जलना, 4. रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, 5. पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 89। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? 1. अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, 2.
कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। 3. पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। पूंजी खाता की परिवर्तनीयता के अंतर्गत विदेशी सहायता, निवल बाजार उधारी, अनिवासी जमा तथा अन्य पूंजी मदें आती हैं। इस प्रकार पूंजी खातों की परिवर्तनीय का अर्थ हुआ प्रत्येक विदेशी व्यवहार के लिए बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति। वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के लिए ये कदम प्रभावी नहीं होता। प्रश्न संख्या 90। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते अर्थात डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से रुपए 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं, मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प ए मुद्रा की समग्र पूर्ति में रुपए 1 लाख की कमी आएगी। विकल्प बी मुद्रा की समग्र पूर्ति में रुपए 1 लाख की वृद्धि होगी। विकल्प सी मुद्रा की समग्र पूर्ति में रुपए 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। विकल्प डी मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। सही उत्तर है विकल्प डी मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। प्रश्न संख्या 91। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। विकल्प बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। विकल्प सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। विकल्प डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। सही उत्तर है विकल्प सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। उत्तर की व्याख्या। पारमिता शब्द बौद्ध दर्शन से संबंधित है। पारमिता वे परिपूर्णताएं हैं जो बोधिसत्व कर्म एवं क्लेश द्वारा प्राप्त करते हैं तथा बोधिसत्व की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 92। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 1. महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। 2. सहमति की आयु। 3. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? विकल्प ए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। विकल्प बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। विकल्प सी नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। विकल्प डी उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। सही उत्तर है विकल्प बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। उत्तर की व्याख्या। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील बाजार को लगभग समाप्त कर दिया, जिस कारण चंपारण के यूरोपीय नील्हे अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए। इस कारण किसान भी तिनकठिया प्रणाली एवं नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। कालांतर में इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया। प्रश्न संख्या 94। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? विकल्प ए उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। विकल्प बी वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। विकल्प सी वो विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था।
विकल्प डी, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। सही उत्तर है विकल्प डी, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। उत्तर की व्याख्या। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशासनिक सुलभता के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना था। आज भी ये कॉलेज अनेक भाषाओं को सीखने का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रश्न संख्या 95। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? विकल्प ए 1857 के विद्रोह का, विकल्प बी 1921 के मापिला विद्रोह का, विकल्प सी 1859-60 के नील विद्रोह का, विकल्प डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। सही उत्तर है विकल्प डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। प्रश्न संख्या 96। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। 2. अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। 3. कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। उत्तर की व्याख्या। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के व्याकरण थे। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की। अमर सिंह एवं कालिदास दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 97। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण अर्थात प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? विकल्प ए इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, विकल्प बी शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, विकल्प सी स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, विकल्प डी संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। सही उत्तर है विकल्प डी संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। उत्तर की व्याख्या। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों के प्रतिरोध के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 98। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? 1. औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। 2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। 3. रोगों का निदान। 4. टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। 5. विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 5, विकल्प बी केवल 1, 3 और 4, विकल्प सी केवल 2, 4 और 5, विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 99। दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. दृश्य प्रकाश संचार अर्थात VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। 2. VLC को दीर्घपरासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। 3. VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है।
4. VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 100। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। 2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है, इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। 3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। हाल ही में भुगतान नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई है। ब्लॉकचेन तकनीक में 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट पर्सनल की अर्थात निजी कुंजी की क्रिप्टोग्राफी अर्थात जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो ये एक डिजिटल सार्वजनिक बहीखाता अर्थात पब्लिक लेजर है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। पृष्ठ संख्या 112। पृष्ठ संख्या 112 से लेकर 114 तक इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो पहले ही प्रश्नों के साथ दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 115।